हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस बाय महेश पे आपका स्वागत है। हमने जो स्टडी शुरू की थी 6 क्लास से लेकर के एसएसटी की, आज हम जो स्टडी कर रहे हैं वो है 7th क्लास का पहला चैप्टर हमारे अतीत का। और इसमें पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इसमें जो लेसन बताया गया कि भारत को पहले क्या कहा जाता था, वर्तमान में क्या कहा जाता है, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करेंगे। देखेंगे कि जो वर्तमान में हमारे परिदृश्य में कितना उनमें परिवर्तन है। जैसे विदेशी शब्द पहले किसके लिए प्रयोग किया जाता था, वर्तमान में किसके लिए प्रयोग किया जाता है। इसके साथ बहुत सारे ऐसे विषय हैं इससे संबंधित जो हमें अपने ज्ञान को बढ़ाने में भी हमारी मदद करेगा। हम यहाँ पर जो पहला इसका जो चैप्टर है वो है पहला, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। हम इस विषय को पढ़ेंगे। ये हमारा पहला चैप्टर है 7th क्लास का, हमारे अतीत यानी इतिहास का ये पहला चैप्टर है। इसमें यहाँ पर एक ये चित्र बना हुआ है, ये एक मानचित्र का बना हुआ फ़ोटो है। इसमें दिखाया गया है कि 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का यह हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। यानी ये भारतीय उपमहाद्वीप का बनाया गया एक चित्र है। और एक तो इसको हम देखते हैं, दूसरा इसी से संबंधित एक दूसरा जो 1700 आसपास आया था उसको हम देखेंगे। दोनों में बहुत फर्क मिलेगा आपको। अरब भूगोलवेत्ता अल इदरसी ने 1154 में बनाया था इस मानचित्र को। यहाँ जो आप इस क्वेश्चन को भी साथ में नोट कर सकते हो कि अल इदरसी कौन था। पहला क्वेश्चन यहीं से बन गया, अल इदरसी कौन था। अल इदरसी भूगोलवेत्ता था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, भूगोलवेत्ता। ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर बन गया। और इसने मैप कब बनाया था, 1154 में इन्होंने पहला मैप बनाया था, जो दुनिया के नक्शे का उस टाइम के हिसाब से बनाया गया एक मैप था। यहाँ जो नक्शा दिखाया गया है वह इसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र दो एक फ्रांसीसी मानचित्रकार थे। एक फ्रांसीसी मानचित्रकार, उन्होंने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर दोनों में काफ़ी अंतर है। ये दोनों नक्शे ना है तो एक ही इलाके के, यानी भारत के बने हुए ये इलाके हैं, पर दोनों में बहुत अंतर है। अल इदरसी के नक्शे में दक्षिण भारत का उस जगह का है जहां आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है, और जगहों के नाम अरबी, ये यहाँ पर दूसरा मैप दिखा रखा है में दिए गए हैं, और इनके कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज, यूपी यानी वर्तमान में जो यूपी है उसका नाम यहाँ पर क्या दिखा रखा है, कन्नौज। ये जो 1720 में जो बनाया गया था फ्रांसीसी मानचित्रकार ने, उनके नक्शे में दिखाया गया है। मानचित्र दो पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बना था। यानी दोनों मानचित्रों में कितना अंतर है, 600 वर्षों का अंतर है। इस काल अवधि में उत्तरी उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई है। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगता है। यानी इस नक्शे को हम देखते हैं ना फ्रांसीसी वाले, तो ये अलग हमें ऐसा लगता है कि वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से सही है, जबकि ऊपर वाला जो नक्शा था अल इदरसी वाला वो थोड़ा सा अलग ही हमें प्रतीत होता है। इसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपने समुद्री मार्ग के लिए इस नक्शे का प्रयोग करते थे। ये यहाँ पर भी दिखा रखा है कि इस बंदे का क्या नाम था, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। 18वीं सदी के प्रारंभ में गिवालौम द लिस्ले नाम के एटलस नेवो ने के अनुसार ये बनाया गया मैप है। ये यहाँ पर दिखा रखा है। इसका उपयोग कैसे किया, कैसे इस्तेमाल किया जाता था, वो भी यहाँ पर दिखाया भी गया है। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालें तो क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितना समुद्र तट के
वाले हिस्से में गंगा के मार्ग को देखें तो इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच बारीकी का जो अंतर है आपके ख्याल में उसका कारण क्या है। यानी इनको अगर हम भीतर से देखते हैं इस मैप को, जैसे इसको जूम करके देखते हैं, ये गंगा नदी का चित्र दिखा रखा है। ये गंगा नदी का जो चित्र है यहाँ पे, ये वाली जो लाइन आ रही है ये ऐसे यहाँ पर सही नहीं है। देखते हैं तो और भी इसके अंदर कुछ कमियां हमें प्रतीत होती है इस क्षेत्र को देखते हैं तो। और जो पहला जो मैप था उसके अंदर भी कुछ कमियां यहाँ पर दर्शाई गई है। जैसे ये वाला मैप है अल इदरसी वाला, तो इसके अंदर भी हमें जो अरबी और फारसी भाषा जानता है वो तो इसको पढ़ सकता है, वो तो बता सकता है। ये अंग्रेजी में बनाया हुआ मैप है। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युग के दस्तावेज, नक्शे और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भ का और भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन रखना जरूरी होता है। यानी धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे इनमें बहुत सारी परिवर्तन देखने को मिला इन इतिहासकारों को। नई और पुरानी शब्दावली, आज की जो शब्दावली है वो और जो पुरानी शब्दावली है उसमें बहुत सा अंतर आता है। जैसे इसके अंदर दिखाया भी गया है कि हम आज जिस हिंदुस्तान जो वर्तमान में भारत है, या हिंदुस्तान जिसको पहले लोग बोलते थे, अरबी और फारसी जो इधर से आते थे, विदेशी जो यहाँ पर आते थे, वो इसको हिंदुस्तान या हिंदो या दूसरे कोई नामों से जानते थे। उनका जो क्षेत्र था वो अलग अलग इन्होंने बताया है और साथ में अलग अलग शब्दों के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ में, यानी समय के साथ साथ जो सूचनाएं के संदर्भ में बदलते तो भाषा और अर्थ के साथ साथ क्या होता है, जो यानी भाषा और अर्थ है उनका भी अलग अलग अर्थ हो जाता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। जो ऐतिहासिक अभिलेख है वो हमें कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती है। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यानी जो मध्य युग की फारसी थी और जो अब इस टाइम फारसी चलती है उन दोनों में भी विभिन्नता है। यह विभिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं, अर्थ में भी है। इनके जो अर्थ है वो भी अलग अलग हो जाते हैं। ये नहीं है, समय के साथ साथ शब्द अर्थों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान, ये आ गया, मैंने जो अभी आपको एक शब्द भी बोला था हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसियों के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज, ये नोट कर लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतिहासकार का नाम मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। यानी हिंदुस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसने, इतिहासकार ने किया था। मिनहाज ए सिराज नामक इतिहासकार ने सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। जो उसका आशय था, यानी जो उस बंदे ने जो आशय लगाया था वो पंजाब, हरियाणा या गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र था ना, उस क्षेत्र के लिए इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में इस इलाके के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। यानी जो दिल्ली का जो सुल्तान था उसके अधिकार क्षेत्र में जो क्षेत्र आता था उसके लिए मिनहाज ए सिराज नाम के इतिहासकार ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। संतलत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। यानी दक्षिणी जो भारत है उसका समावेश हिंदुस्तान शब्द में कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के प्रारंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल व पशु पक्षियों, यानी बाबर ने सर्वप्रथम इसके बारे में बताया है
कि बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। यानी बाबर ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग ज़्यादा किया है। बाबर ने हिंदुस्तान के जो इस क्षेत्र को ज़्यादा महत्व दिया और इसने संस्कृति, यहाँ के पशु पक्षियों, यहाँ के रहन सहन के हिसाब से इस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि यानी 14वीं सदी में ज़्यादा, और इस कवि जो अमीर खुसरो थे, इन्होंने भी इसका ज़्यादा प्रयोग किया। वो हिंद के लिए, हिंद के ही कुछ समान था, यानी हिंद जो शब्द है उसके समान ही इसका प्रयोग किया। मगर भारत को भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्ता के रूप में पहचाना जाना जा रहा था, वह हिंदुस्तान शब्द से राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज पढ़ते हैं। यानी हिंदुस्तान जो शब्द है वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। आज जो हम अर्थ जोड़ते हैं वो इसमें उस टाइम नहीं जुड़े हुए थे। क्या आपको ऐसा कुछ और शब्द का ध्यान आता है जिसके अर्थ भिन्न भिन्न और संदर्भों में बदल जाता है? अगर आपके ऐसे दिमाग में कोई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकार को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ होते हैं। यानी आगे जब जाके इनके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ ऐसे व्यक्ति से जो भारतीय न हो। हमारे लिए इसका सिर्फ एक ही अर्थ है कि जो भारत का नहीं वो विदेशी है, जबकि पुराने समय में इसके मायने अलग अलग थे। मानो किसी गांव में आने वाले कोई भी अनजान व्यक्ति को, अगर गांव में कोई अनजान व्यक्ति आ गया जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, वो भी विदेशी कहलाता था उसमें। ऐसा व्यक्ति जो हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। हिंदी में तो परदेसी और जो फारसी भाषा है उसमें उसको अजनबी कहा जाता है। इसीलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक और या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं थे। यानी वो एक ही गांव में रहते हैं, अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं, फिर भी वो विदेशी नहीं थे। जबकि कोई विदेशी दूसरे गांव से या दूसरी जगह से कोई आता था उसको वो लोग विदेशी कहते थे, या अजनबी या फिर परदेसी या वनवासी, इस तरह के शब्द वो प्रयोग करते थे। परंतु आज के संदर्भ में विदेशी शब्द का प्रयोग जो दूसरे देश से आता है इसके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किसी युग का अध्ययन करते हैं, उसकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए अलग अलग के स्रोतों का सहारा लिया जाता है। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों यानी गुप्त वंश के जो शासक हुए हैं उनके बारे में हमने 6th क्लास में भी पढ़ेंगे और हर्षवर्धन के बारे में भी पढ़ा है। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक के लगभग हजार वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। यानी 700 से 750 यानी 1000 वर्ष का समय हो गया पूरा। इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें से आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग से जैसी ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य कला, भवन निर्माण, लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी है। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का भी धीरे धीरे इस्तेमाल कम करने लगे हैं। यहाँ पर और भी बताया गया करने लगे हैं। इस समय के दौरान कागज़,
सस्ता होता था, यानी इस समय के दौरान कागज़ सस्ता होता था और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों धर्म ग्रंथ यानी अब जो किताबें हैं लगभग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेख और उपदेश, अर्जियां, अदालत के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते यानी जो कर इकट्ठा करते हैं उनके खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन यानी जो धनी व्यक्ति है, शासक जन है, मठ है, मंदिर है, पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों या अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों और दस्तावेजों से इतिहासकार बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती हैं, मगर साथ ही इनका उपयोग भी बहुत कठिन हो गया है। इन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसीलिए लिपिक या नकल नवीस यानी नकलनवीस वे होते हैं, जैसे किसी स्टूडेंट को कोई कॉपी का वर्क करने के लिए दिया, अगर उसने वर्क नहीं किया, वो किसी दूसरे स्टूडेंट से लेकर जाता है और उसकी कॉपी देख करके वर्क करता है, तो वो नकलनवीस का ही काम कर रहा है वहाँ पे। जैसे इसमें भी उदाहरण के तौर पर ये दिखाया भी गया है। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है, आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखाई समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाजे ही लगाना पड़ता होगा क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में यानी जो लेख लिखा है उसमें मोटे मोटे तौर पर जो उसके अंदर कमियां हैं उनको अंदर नज़रअंदाज करके आप उसको लिख देते हो। जैसे यहाँ पर ये बंदा नकल नवीस का काम करता है, ये एक चित्र दिखा रखा है, इसको भी यहाँ से आप पॉज करके आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर एक कागज़ के उपयोग के बारे में भी ऊपर बताया कि कागज़ का उस टाइम कैसे उपयोग होता था, वर्तमान में कैसे उपयोग होता है। इसके ऊपर भी यहाँ पर 2-3 तुलनात्मक अध्ययन भी प्रसंग दिखा रखे हैं, वो भी आप पढ़ सकते हो। जैसे इसमें दिखा रखा है कि 13वीं सदी के मध्य एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की ज़रूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज़ नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी, और उस कागज़ को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। एक सदी बाद अगर आप बाज़ार में कोई खाद्य सामग्री खरीदते हो तो हो सकता है कि आपको किस्मत अच्छी हो और दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेट कर दे दे। यानी उस टाइम कागज़ की कीमत थी और आज कागज़ की कीमत बहुत कम है, क्योंकि हर लोग अब कागज़ देखने को मिलता है। पहले उस टाइम कागज़ की कीमत इतनी थी कि कागज़ बनाना भी बड़ा मुश्किल होता था उस टाइम के बारे में, और वर्तमान के समय की स्थिति के हिसाब से कागज़ के महत्व को बताया गया है। यहाँ पे यह नकल नवीस के तौर पर एक चित्र यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर महत्व अंतर है। यहाँ पर ऊपर जो हमने पढ़ा था ये वाला मोटे मोटे अक्षर जो लिख रहा है, यह जो नकल काम करता है, नकलची या नकल नवीस होते हैं जिसको बोलते थे। महत्वपूर्ण अंतर ये आ जाता है। पांडुलिपि की प्रतिलिपि, पांडुलिपि की जो प्रतिलिपि में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपिकार बनाते हुए लिपिक छोटे मोटों फेरबदल करते चले जाते हैं और कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य या सदी दर सदी प्रतिलिपियाँ बनती जाती है और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इसके बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज के लेखकों की पांडुलिपियाँ शायद ही कहीं मिलती है। हम बाद में लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकार को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। ये यहाँ पर बताया गया है कि कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं थे। 14वीं सदी का इतिहासकार, यहाँ पर 14वीं सदी का प्रसिद्ध इतिहासकार है जियाउद्दीन बर्नी।
इसको भी नोट किया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन है। 14वीं सदी के इतिहासकारों में जाऊदी बर्नी ने अपनी वृत्तांत 1356 में तथा दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा है। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 का इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। यह पुस्तक के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। यानी इन्होंने 2 किताबें लिखी, दोनों में भी बहुत अंतर है देखने को मिला। ये यहाँ पर एक चित्र में दिखाया गया लिखावट की भिन्न भिन्न की शैलियों के, यानी यहाँ पर भिन्न भिन्न शैलियाँ हैं। एक अरबी और दूसरी फ़ारसी है। दोनों में भी बहुत अंतर है, यानी अरबी और फ़ारसी में दोनों में भी कठिनाइयाँ हैं। नस्तालिक लिपि है। बाईं ओर से वर्णन जोड़कर धारा प्रवाह रूप में लिखे जाते हैं। फ़ारसी अरबी जानने के लिए लिपि को पढ़ना आसान होता है। सिक्स्थ लिपि यानी दाईं ओर से जो ये लिपियाँ दिखा रखी है अरबी और फ़ारसी की है, इनको दाईं और बाईं ओर जैसे भी है वैसे पढ़ा जाता है। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह हैं। आजकल नए राजनीतिक और सामाजिक समूह भी बन गए हैं। ये तो वर्तमान की स्थिति से हो गया, और जो 700 से 1700 के बीच में जो परिस्थितियाँ थी उसके बारे में हम यहाँ पर इस लेसन में पढ़ेंगे। 700 से 1750 यानी 1750 के बीच 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़ी पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन देखने को मिले। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, यानी नई नई प्रौद्योगिकी आती है। जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे, युद्ध में अग्नेय अस्त्र यानी बारूद हथियारों का प्रयोग भी होने लगा। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी, यानी ये इन 1000 सालों में हमें देखने को मिला। इससे पहले इनका उपयोग यहाँ पर बहुत कम होता था। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसल उन लोगों के लिए साथ लाए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल राजनीतिक और आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल कहा जा सकता है। अध्याय में हम जो 5वां, 6वां और 7वां जो अध्याय होगा उसके अंदर और भी इसके बारे में चर्चा की जाएगी। अब यहाँ पर ये रहट दिखा रखा है। इस युग के लोग की गतिशीलता, इस युग की जो गतिशीलता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्रा करने लगे थे। इस महाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावना मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का, ये यहाँ पर रहट का चित्र दिखाया गया है, ये चित्र 3 नंबर है, इसको आप देख सकते हो, ये रहट का चित्र है। जिन समुदायों के लोगों ने यहाँ पर आना शुरू किया था उनके बारे में यहाँ पर बताया है कि महत्व बढ़ गया। जो समुदाय यहाँ पर आए, जैसे राजपूत, इसका नाम राजपुत्र था, अर्थात राजा का पुत्र। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन गया कि राजपूत शब्द है, उस शब्द का अर्थ क्या होता है? उस शब्द का अर्थ हो गया राजा का पुत्र, राजपुत्र, और उसको बाद में राजपूत कहा जाने लगा। 8वीं सदी से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के समूहों के लिए प्रयोग किया जाता था, यानी जो योद्धा थे, युद्ध लड़ते थे, उनके लिए ये प्रयोग किया जाता था, जो क्षेत्रीय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि सेनापति यानी राजा, सामंत ये भी नहीं आते थे, इनके साथ सेनापति, सैनिक भी आ जाते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की भूमिका में सेवाएरत थे। और कवि, चारण राजपूतों के आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वाभिमान भक्ति का गुणगान करते थे। यानी इनका जो गुणगान करने के लिए कवि होते थे, चारण होते थे, और राजपूतों की
जो शौर्य गाथाओं का वर्णन करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसर का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ यानी मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जातियां हैं आदि समूह में उठाया था। यानी जो मुंशी लोग हैं उन्होंने इसका कार्य आगे फ़ायदा उठाया था। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगल की कटाई हो रही थी। यानी इस काल के दौरान जंगल की कटाई हो रही थी और खेती के नए अवसर इलाका बढ़ाया जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परंपरा अन्य क्षेत्रों से अपेक्षाकृत अधिक तेज़ी से हुई और पूरे तौर पर हुआ। पर पर्यावास में परिवर्तन हुआ, यानी लोगों में रहने के लिए जो कई स्थान होते हैं उनमें भी परिवर्तन के कारण कई वनस्पतियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। यानी वनस्पति के मजबूर के कारण उन्होंने अपने आप को वहाँ से स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। कुछ लोग कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। यानी कई लोगों ने वन की जुताई की और वहीं पर कृषि कार्य करने लगे। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखिया, पुजारियों, मठों, मंदिरों से प्रभावित होने के लगे और वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। बड़े और जटिल समाज के एक अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। जो स्थानीय मालिक होता था उसकी बेगार भी करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक सामाजिक अंतर उभरने लगा। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन थी और कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी यानी कोई अपने हाथ का हुनर करके वो काम कर लेते थे। जैसे कोई दस्तकारी करता है या कोई और मिस्त्री का काम कर लेते। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जाति उपजातियों में बांटे जाने लगे और इनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्य के हाथ में जितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उनके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता है और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और दर्जा हो सकता है। यानी जो बंदा उस टाइम में जो काम करता था उसके हिसाब से उसकी जाति निर्धारित कर दी गई। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जाति स्वयं, यानी जो जाति है वह स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। यानी अपने अपने नियम वो जाति बनाती। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग की एक सभा करवाती थी और जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। यहाँ पर एक किसी जाति पंचायत की जाती थी और उसमें ये निर्णय लिया जाता। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव में के रिवाज का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई लोगों पर मुखियों का शासन भी होता था और मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में डालें। पर्यावास, इसका तात्पर्य किसी ऐसे क्षेत्र के पर्यावरण, वहाँ के रहने वाले लोगों या सामाजिक आर्थिक जीवन शैली के लिए पर्यावास का शब्द प्रयोग किया जाता था। और इसके बाद में यहाँ पर नीचे दे रखा है, इस अनुभाग में जो प्रौद्योगिकी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन वर्णित है, उनमें से कौन कौन से परिवर्तन आपकी समझ में आपके शहर या गांव में सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं,
यानी आज के जीवन में जो परिवर्तन हुआ और जो पहले परिवर्तन थे उनमें कितना अंतर देखा गया है। जैसे जातिगत पंचायतें हो गई, या गांव में जो मुखिया का काम हो गया, या छोटे छोटी इकाइयाँ थी, जो पहले छोटे छोटे राज्य थे वो बनकर एक भारत बना, जैसे अलग अलग रियासतों को जोड़ करके एक बनाया गया। यानी उससे पहले की जो परिस्थितियाँ थी उनके बारे में यहाँ पर बताया गया कि आज की संस्कृति में और पुरानी संस्कृति में आज का जो सामाजिक क्षेत्र है और आज जो नई प्रौद्योगिकी चल रही है, नया विकास चल रहा है, उसमें कितना फ़र्क है शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में। इस अनुभाग में हमने ये चीज़ देखी है। इसके बाद में ये देखो क्षेत्र और साम्राज्य। जो क्षेत्र है, अब जैसे कोई किसी क्षेत्र में रहता है, कोई हरियाणा में रहता है, कोई तमिलनाडु में रहता है, या कोई कहीं और क्षेत्र में रहता है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। जैसे क्षेत्र साम्राज्य, चोल यानी इसका अध्याय 2 में, और तुगलक वंश का अध्याय 3 में, और मुगल वंश का अध्याय 4 में हम इसके बारे में और जानकारी लेंगे। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, यानी यहाँ पर गयासुद्दीन बलबन के बारे में बताया है, ये दिल्ली का सुल्तान रहा है। इस क्वेश्चन को नोट किया जाए कि दिल्ली के सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बताया है कि ये भी एक दिल्ली का सुल्तान तुगलक वंश से, यानी गयासुद्दीन बलबन के बारे में बताया, जो 1266 से लेके 1287 तक इसका शासनकाल रहा। की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति है, यानी ये संस्कृत में एक प्रशस्ति प्रकाशित की थी इस शासक ने। उसके बारे में प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 में हम चर्चा करेंगे। इसका जो संस्कृति का जो इसने प्रशस्ति जारी की थी उसका अध्याय हम 2 में इसके बारे में और चर्चा करेंगे। में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल यानी गौड़ वंश, गौड़ जो क्षेत्र आता है बंगाल में, वहाँ से लेकर पश्चिम में अफ़गानिस्तान के गजनी क्षेत्र, यानी गजन बोलते हैं, या गजनी क्षेत्र वहाँ तक फैला हुआ था। पूरा बड़ा इसमें मैप में भी दिखाया गया है। और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत, द्राविड़ यानी जो नीचे जो दक्षिण भारत है, जैसे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, उनको भी इसमें शामिल किया गया। और भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उनकी सेना के अंग में थे, यानी उनकी सेना में शामिल थे। ये यहाँ पर इसका शासक क्षेत्र बताया गया कि उसके क्षेत्र में ये राज्य उस टाइम शामिल थे। और आज लगभग ये संपूर्ण भारत बना हुआ है, उसमें से ये दिखा रखा है मैप। मिस्र के शहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मुसालिक, यानी ये अभी एक क्वेश्चन नोट करने वाला है कि शहाबुद्दीन उमरी ने कौन सी रचना की, उस रचना का नाम यहाँ पर दिया गया है, जो ये मिस्र का नागरिक था। मसालिक अल अबसर फ़ी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत, यानी उसकी किताब में ये चर्चा की गई है। इस मानचित्र में दिखाया गया है, ये उसकी रचित एक किताब है, उसमें इसके बारे में चर्चा की गई है। इस नक्शे के अंदर ये उसने जो निशान ऊपर काउंटिंग दे रखी है रोमन में, उनको यहाँ पर इसने नीचे नाम भी दिखा रखे हैं। जैसे 1 नंबर पर कौन सा स्टेट था, यहाँ पर ये 1 नंबर दिखाया हुआ है। यहाँ पर दिखाता हूँ अभी, ये रहा, ये 1 नंबर है, इधर 1 नंबर आ गया। 1 नंबर में सिविस्तान, 2 नंबर में ये इधर आ गया उच्च, 3 नंबर में मुल्तान ऊपर आ जाएगा, कलानौर, ये इस प्रकार इनकी संख्या दिखाई गई है। टोटल ये 22-23 जितने भी हैं, टोटल ये 24 दिखा रखे हैं यहाँ पे। इन क्षेत्रों को यहाँ पर दर्शाया गया है कि ये गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और जो यहाँ से पलायन करके गए उनके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि उनकी सेना में आगे पलायन कर जाते थे। और इतिहासकार विजयाभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। यानी इतिहासकार है ना, वर्तमान इतिहासकार या जो इतिहास के जानकार है,
वो इस बात को अतिशयोक्ति के तौर पर मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इन उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों में अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहे हैं। यानी ये अपने इस भाग के क्षेत्र में अलग अलग इन्होंने वर्णन किया है, उसके बारे में भी इन्होंने बताया है। क्या आप समझते हैं शासक ऐसे दावे क्यों करते हैं? ये भी एक क्वेश्चन है, ये आप इसमें से देखते हैं। जैसे इसमें अमीर खुसरो के बारे में बताया है। अमीर खुसरो के बारे में इसने बताया कि 1318 ईस्वी में अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था, इस देश के हर क्षेत्र के अलग अलग भाषाएं, यानी इस देश में जो वर्तमान भारत है इसमें हर क्षेत्र की एक अलग अलग भाषा है। जैसे सिंधी क्षेत्र में सिंधी, लाहौर क्षेत्र में लाहौरी, कश्मीर में क्षेत्र में कश्मीरी। यहाँ पर इन्होंने दक्षिण क्षेत्र की भी अलग अलग भाषा बताई है, आंध्र प्रदेश की अलग भाषा बताई है, गुजरात की अलग भाषा बताई है और तमिलनाडु की अलग भाषा बताई है, बंगाल की अलग, अवध की अलग, यानी हर क्षेत्र की एक अलग भाषा का वर्णन किया है। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक, यानी ये जो भाषाएं हैं इनके अतिरिक्त भी कुछ और भाषाएं भी चलती थी। इनके विपरीत एक संस्कृत भाषा भी थी जो लगभग इस क्षेत्र को सभी को एक की हुई थी, जो कि विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं थी। यानी ये पूरे इस क्षेत्र में पूरे भारत में चलने वाली एक भाषा कॉमन लैंग्वेज थी संस्कृत, जिसे केवल ब्राह्मण जानते और आम जनता नहीं जानती थी। ये नहीं, एक तरह से कॉमन लैंग्वेज थी पर जानते ब्राह्मण लोग थे, आम जनता इसके बारे में इतना जानकारी नहीं रखते थे। अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाइए। यानी अब एक ये क्वेश्चन बन गया, अमीर खुसरो ने कितनी भाषाओं का वर्णन किया है और ऐसी कौन सी भाषा है जो आम जनता प्रयोग नहीं करती थी। तो इनमें से संस्कृत भाषा थी जो आम जनता प्रयोग नहीं करती थी, सिर्फ ब्राह्मण लोग जो संस्कृत के जानकार थे वो ही प्रयोग करते थे, बाकी जो ऊपर वाली भाषाएं वो आम जनता प्रयोग करती थी। ये एक सूची बनाई जा सकती है इनकी। एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लेखित क्षेत्र में आज बोली जाती है और वर्तमान समय भी इन भाषाओं को बोला जाता है, उसके बारे में आप एक सूची बना सकते हैं। क्या आप ध्यान दिया कि समय के साथ साथ भाषाओं के नाम भी बदल जाते हैं, जैसे जैसे समय बदलता है उस क्षेत्र की भाषा का नाम बदलता रहता है। ये भी आप यहाँ पर क्षेत्र के हिसाब से और नाम के हिसाब से आप देख भी सकते हो। जैसे बंगाल में गोडी भाषा चलती थी तो वर्तमान में बंगाली भाषा चलती है। तो पहले तमिलनाडु में तमिल, अब वर्तमान में तमिल चलती है। पहले यहाँ पर दूसरी भाषा महबारी नाम की भाषा चलती थी, यानी हर क्षेत्र की अलग भाषा थी। अब गुजरात में गुजराती चलती है, पहले गुजरी भाषा थी। यानी इस तरह से इनकी क्षेत्र के हिसाब, वर्तमान के समय के हिसाब से इन भाषाओं में परिवर्तन भी देखा गया है। ये भी यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। उनकी भाषा अपनी तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। यानी 700 के आसपास से बाद में एक क्षेत्र विशेष में, और क्षेत्र विशेष की एक अपनी भाषा और अपनी संस्कृति थी। यानी अपनी भाषा थी, अपनी संस्कृति थी 700 के आसपास, और उसके बाद में तो धीरे धीरे करते करते यह एक क्षेत्र में और एक राज्य के रूप में उसकी अलग एक भाषा बनती गई। आपको इसके बारे में अध्याय 9 में इसके बारे में और हमें जानकारी मिल सकती है। भाषा के बारे में हमें और जानकारी अध्याय 9 में मिलेगी, जो अब हम आगे इसको पढ़ते जाएंगे और 9th अध्याय जो आएगा, लेसन आएगा, उसके अंदर हम और चर्चा करेंगे। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से जुड़ी हुई थे और इन राज्यों में, यानी ये जो शासक थे जो उस टाइम जो राजवंश थे उनसे हुई जुड़ी हुई थी भाषा। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराव चलते रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक, मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे, और ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और 4 में की तालिकाओं को हम
यहाँ पर देखेंगे जो अध्याय 3 और 4 जब हम पढ़ेंगे उसमें इस तालिका के तौर पर हम और देखेंगे कि उनकी स्थिरता कैसे थी, कैसे नहीं रही, उसके बारे में अध्याय 3 और 4 है उसमें और जानकारी में प्राप्त हो जाएगी। और आगे जैसे खलजी और मुगल वंश के शासक कितनी अवधि तक शासन किया उसके बारे में भी हमें और जानकारी मिल जाएगी। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन की ओर ढहलने लगा। 18वीं सदी यानी 1700 जो 1857 की क्रांति होती है या 1700 जो औरंगजेब के एक्सपायर होने के बाद ये लगभग पतन की ओर चला जाता है साम्राज्य। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर उभरने लगे और जो क्षेत्रीय राज्य थे वो दोबारा खड़े होने लगे। लेकिन वर्षों में से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का शासन चला रहा था उसमें क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई, यानी जो क्षेत्र थे उनकी प्रकृति में भी परिवर्तन देखने को मिला। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा। उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग में फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली तथा इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर के 750 के बीच के 1000 वर्ष में इन विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनप थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ता रहा। यानी जो क्षेत्र विशेष था 18वीं सदी में, वहाँ पर इनके अंदर भी कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिला। इसके बाद में ये यहाँ पर पता लगाइए कि क्या आपका राज्य कभी इन सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का हिस्सा रहा था। यदि रहा था तो कितने समय तक रहा। यानी हरियाणा, राजस्थान, पंजाब ये सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य के अधीन रहा तो कितने समय तक रहा और अब कैसी स्थितियों में है, इसके बारे में हम इसके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पुराने और नए धर्म, जो पुराना समय चलता है और नए धर्म चलते हैं उनके बारे में यहाँ पर और चर्चा कर रहे हैं हम। पुराने और नए धर्म इस इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल करते हैं। यानी जो पुराने और नए धर्म की बात चल रही है, जैसे वर्तमान में भारत में मुख्य रूप से मोटे तौर पे देखा जाए तो भारत में 4 मुख्य धर्म हैं जो भारत में ही पैदा हुए, जैसे हिंदू, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म। ये 4 मुख्य जो धर्म हैं वो भारत में ही पैदा हुए। इसके बाद में अगर मुख्य 3 धर्मों की ओर बात करते हैं, जैसे ईसाई धर्म आता है, इस्लाम धर्म आता है, यहूदी धर्म आता है। ये लगभग जो अरब जो देश है, अरब वाला जो क्षेत्र आता है, जिसमें साथ ये जॉर्डन आ गया, इज़राइल आ गया, फ़िलिस्तीन आ गया, मिस्र आ गया, सऊदी अरब आ गया, यमन आ गया, इन क्षेत्रों में ये 3 धर्म पैदा हुए। अगर देखा जाए मोटे या छोटे तौर पे तो सर्वाधिक जो धर्म पैदा हुए बने या है वर्तमान में, तो भारत में 4 मुख्य जो धर्म हैं वो भारत में पैदा बने और भारत के हिंदू धर्म के रीति रिवाज उनमें कुछ देखने को मिल सकती है और वो उसके समांतर उनके रीति रिवाज कुछ है। जैसे हिंदू धर्म में जो समानताएं हैं वो इन बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में और सिख धर्म में देखी जा सकती है। उसी तरह अगर हम यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म को देखते हैं तो उनके अंदर भी उनके हिसाब से समानता देखी जा सकती है। और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं नए धर्म और पुराने धर्म के बारे में। इतिहास जिन हज़ारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं
उनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। यानी सभी का आस्था का स्वरूप लगभग सामूहिक ही था, जो क्योंकि एक ही समाज रहेगा तो वहाँ पर उसी समाज के हिसाब से, उन्हीं के आस्था के हिसाब से वो लोग रहते थे। जैसे एक धर्म में एक ही धर्म के एक ही जगह लोग रहते हैं तो उनकी आस्था से लगभग सेम रहेगी। अगर वहाँ पर इसी समाज में 4-5 धर्म के लोग रहेंगे तो उनकी अलग अलग आस्था होगी। जैसे यहाँ पर हिंदू है, यहाँ पर मुसलमान है, यहाँ पर ईसाई है, यहाँ पर सिख है, तो इनमें हिंदू और सिखों की लगभग थोड़ी बहुत समानता देखी जा सकती है, इनकी थोड़ी बहुत समानता देखी जा सकती है, परंतु इनके रीति रिवाज, इनका रहन सहन लगभग अलग अलग होगा। इसी तरह उनके अंदर भी एक समानता कब थी, जब वो एक साथ थे, सामूहिक रूप से एक थे, एक ही धर्म के लोग वहाँ पर रहते थे। सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे वैसे उनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। यानी धीरे धीरे लोग जैसे जैसे जानने लगे, वैसे वैसे उनके आस्था में परिवर्तन होने लगा। आपको संस्कृत, ज्ञान और ब्राह्मणों के बारे में अमीर खुसरो की टिप्पणी याद है। अमीर खुसरो ने ऊपर एक लेख लिखा था, उसके ऊपर भी यहाँ पर बताया भी जा सकता है आप कि संस्कृत भाषा ब्राह्मणों की भाषा थी और वो इसी से लोगों को ज्ञान देते थे। उसके बारे में अमीर खुसरो ने लिखा है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता आदि। ये चीज़ें आज के ज़माने के हिसाब से और उस टाइम के हिसाब से, दोनों हिसाब से देखी जा सकती है कि नए नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी, राजाओं ने मंदिरों का निर्माण किया और ब्राह्मणों का अस्तित्व और ज़्यादा बढ़ गया। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का आदर बढ़ा और इनके संरक्षक थे, यानी संस्कृत के संरक्षक थे और अपने धर्म, अपने मंदिर और समाज के संरक्षक के रूप में ब्राह्मणों को देखा जाने लगा। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी अधिक होने लगा। यानी जिस राजा के साथ ब्राह्मण होता तो उसका दबदबा ज़्यादा होता। और संरक्षक किसे कहते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है, यहाँ पर ये नोट किया जा सकता है। संरक्षक कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान, अभिजात जैसे किसी अन्य या व्यक्ति को पसंद या सहारा देता हो, उसे संरक्षक कहा जाता है। इसके बाद में इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के लिए था। यानी इस युग में एक परिवर्तन देखा गया कि जो भक्ति के रूप में, अवधारणा के रूप में आया, इसमें ईश्वर की कल्पना में एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई जिस तक पुजारियों के विषाद कर्मकांड के बिना भी भक्त स्वयं पहुंच सकते थे। यानी ये ब्राह्मणों के कर्मकांड से परे था। यानी एक भक्ति ही एक ऐसा माध्यम था जो बगैर ब्राह्मणों के परमात्मा को प्राप्त करने के रूप में देखा गया। इस विषय में और साथ ही दूसरे परंपराओं के बारे में हम अध्याय 8 में और चर्चा कर सकते हैं। ये अध्याय होगा 8वां, भक्ति के बारे में, उसके अंदर और देखा जाएगा इस लेसन में। यही वह युग था जिसमें इस महाद्वीप के नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। जैसे कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहली बार 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। यानी भारत में कुरान शरीफ का जो संदेश लेकर आए वो 7वीं सदी में आए।
इसमें मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा, उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो, यानी उसका पीछे क्या बैकग्राउंड था उसको दरकिनार करते हुए ये धर्म हर किसी को गले लगाता है और सबको एक साथ लेकर चलता है। ये 7वीं सदी में जो व्यापारी या प्रवासी आए वो अपने साथ इस धर्म के बारे में और अपने साथ कुरान शरीफ लेकर आए और अपने धर्म का यहाँ पर प्रचार किया। और कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों ने न्याय शास्त्रियों अथवा उलेमाओं को संरक्षण देते रहे थे, यानी जो भारत में इस्लाम के जो शासक थे उन्होंने यहाँ के धर्मशास्त्रियों और जो उलेमा थे उनको संरक्षण भी देते थे। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे, यानी जो हिंदू धर्म में जैसे व्याख्या की जाती है वैसे ही इस्लाम धर्म में अपने धर्म की अलग अलग व्याख्या भी की गई है। मुसलमानों में कुछ शिया थे और जो पैगंबर मोहम्मद के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, यानी मोहम्मद पैगंबर के जो दामाद थे अली थे उनको मानने वाले शिया थे। और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे, और जो सुन्नी थे वो खलीफाओं के जो प्रभुत्व था उसको मानते थे। इस्लाम के प्रारंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे, यानी इस इस्लाम का जो इस दौर में जो नेतृत्व करते थे उनको खलीफा कहा कहते थे। और आगे भी इनकी परंपरा चलती गई और इनकी परंपरा आगे भी चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत यानी विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं, जैसे कि धर्म सिद्धांत रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती है, यानी इनकी जो धर्म के सिद्धांत है या रहस्यवाद के ऊपर अलग अलग विचार देखने को मिलते हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार, ये अगला एक टॉपिक है। समय और इतिहास के जो कालखंड है उनके ऊपर भी यहाँ पर देखा गया है इस चैप्टर में कि उस समय कैसे लोग अपने दिन का और अपने बीते हुए समय का कैसे अनुमान लगाते थे, कैसे लोग अब जो हम समय देखते घड़ी में उस टाइम लोग कैसे कैलेंडर का प्रयोग करते थे, जैसे आज की तारीख है या कल की तारीख है, तो उस टाइम लोगों का कैसा इसके प्रति रुझान था उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। घड़ी और कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटे दिन वर्षा के बीतने के रूप में ही नहीं देखते। उनका नज़रिया यह था कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है, यानी उस टाइम लोग समय के लिए कैलेंडर या घड़ी को नहीं देखते थे, विश्वास को देखते थे और स्थायित्व को देखते थे और कितना परिवर्तन आज के समय में आया है। यदि अतीत की को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्से युगों कालों में बांट दिए जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है, यानी समय का अध्ययन करते हैं तो इनको कुछ भागों में बांट दिया जाए तो आसानी होती है। जैसे इसी यहाँ पर दिखाया गया 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इन्होंने 3 भागों में इसका विभाजन किया और इसी विभाजन को यहाँ पर दर्शाया भी गया है। विचार पर आधारित था, यानी ये इतिहास जो विभाजन होता है वो विचार पर आधारित है कि जैसे शासक आया
उसके हिसाब से उन्होंने इसको बांटा। शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप को अपार विविधता की भी उपेक्षा होती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। यानी ये जो इतिहास में जो समय परिवर्तन हुआ उसको आज के इतिहासकार बहुत कम मानते हैं, क्योंकि जैसे जैसे राजा आता उसके हिसाब से समय और उसकी जो आर्थिक नीतियाँ थी और उसका जो सांस्कृतिक बदलाव था वो उसी राजा के समय परिवर्तन होता। जब वो एक्सपायर होता और नया राजा कोई आता या राजा जीत लेता तो उसके हिसाब से वो एक अलग समय वहाँ पर अपने हिसाब से वो करता। तो परंतु आज के जो इतिहासकार है वो इस बात को नहीं मानते। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारणों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। जो अधिकतर इतिहासकार वो कहते हैं आर्थिक और सामाजिक जो आधार थे उसके हिसाब से ही उसके कालखंडों में परिवर्तन आया। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़ा था उसमें प्राचीन समाज के कई प्रकार का समावेश था, जैसे शिकारी, संग्राहक। ये 6ठी क्लास का पहला लेसन भी आता है, शिकारी, संग्राहक। प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, जो प्रारंभ में जो लोग कृषि करते उनके कैसे उनके औजार थे, कैसे वो काम करते थे, कैसे वो जो फसल की बिजाई करना और कटाई करना उनके बारे में, उनके जो कर्मी होते थे उनके बारे में बताया गया। शहरों और गाँवों के निवासियों और प्रारंभिक दौर के राज्यों और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ रहे हो उसके अंदर भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। पढ़े उसे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। यानी जो हमने 6ठी क्लास में पढ़ा उसके बारे में बताया जाता है कि वो मध्यकालीन इतिहास था। इसमें आपको कृषक समाज के विस्तार, क्षेत्र, साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासी वनवासी की कीमत पर, और प्रधान धर्म के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। हमें जो यूरोप की जो कंपनियाँ आती हैं उनसे, और जो इस्लाम धर्म का जो विकास हुआ, हिंदू धर्म के अंदर जो रीति रिवाज थे और उनके जो प्रधान रूप से जो प्रयोग होने वाले सिद्धांत थे उनके हिसाब से हमें और विस्तार से जानकारी मिल सकती है। भारत के इतिहास के ये 1000 साल केवल बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं और 11वीं शताब्दी से काफ़ी भिन्न थी। यानी जो 16वीं और 8वीं शताब्दी है, 18वीं शताब्दी है, वो 8वीं और 11वीं शताब्दी से बहुत ही भिन्न थी। इसीलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक काल इकाई के रूप में देखना समस्याओं में से खाली नहीं है। यानी एक चीज़ देखी जाए तो ये समस्याओं का खालीपन नहीं है। इस मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। यानी जो मध्यकाल था उसकी तुलना आधुनिक काल से की जा सकती है। जो वर्तमान काल था उसमें इसमें थोड़ी बहुत समानता देखी गई है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। यानी मध्यकाल था उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसा हम जानते हैं ऐसा नहीं हुआ था। इन हजारों वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के साम्राज्य, इस महाद्वीप के जो समाज में उनमें भी परिवर्तन आते रहे हैं। कई ऐसे क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था जो इतनी समृद्ध हो गई कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया।
इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों और यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रतिक्रिया पर ध्यान देते चलें। यानी जो इतिहास के अंदर जो परिवर्तन आए उनको भी इस पुस्तक के साथ साथ आप पढ़ते रहें। यानी भारत के अंदर उस समय भी कई कंपनियां ऐसी थी जो ब्रिटेन की, उनको भी अपनी ओर आकर्षित किया, जो यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में विकसित हुई थी। और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। और जो आपने 6th क्लास में जो आपने पढ़ी 6ठी क्लास में, उसके साथ इसका तुलनात्मक अध्ययन करते रहें। जो जहाँ भी संभव हो यह देखें कि यहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं हुए। जो बदलाव आज हुए हैं वो 6ठी क्लास वाली किताब में, उसके हिसाब से इनमें तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद में आप देखें कि और कहाँ कहाँ बदलाव नहीं हुआ, उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। आज आपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही है। वर्तमान की स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कुछ परिवर्तन आज के समाज में और पीछे के समाज में देखा जा सकता है। यहाँ पर एक छोटी सी कल्पना के तौर पर एक चित्र बनाया हुआ है कि आप एक इतिहासकार हैं। इस अध्याय में उल्लेखित कोई एक विशेष आर्थिक विषय, यानी एक आप कोई विषय पकड़ें, उस विषय पर आप आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक क्षेत्र को एक चुनिए और अपनी समझ के अनुसार अपने विचारों को व्यक्त करके और जानकारी आप प्राप्त करें, जो आपकी शिक्षा में और भी बढ़ोतरी करेगी। अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? विदेशी, परदेशी, या फिर जो इस देश का निवासी नहीं था, उस क्षेत्र का निवासी नहीं था, उसके लिए इन्होंने विदेशी शब्द का प्रयोग किया है। नीचे उल्लेखित बातें सही है या गलत है, ये आप इसमें देखें और पीछे के जो हमने लेसन पढ़ा है उसके हिसाब से उनमें परिवर्तन देखें। बीज शब्द, ये बीज शब्द पांडुलिपि, जाति, क्षेत्रकाल विभाजन है, इसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। आप इन प्रश्नों के उत्तर इस लेसन के पूरे चैप्टर को देख करके भी निकाल सकते हैं या दोबारा पढ़ करके भी आप निकाल सकते हैं। ये सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर और कश्मीर का शासक था। ये ऊपर हमने एक एक पॉइंट इसको देखा था। अब वहाँ से दोबारा इसको चेक करके उसके जितने भी 26-27 राज्य थे उनमें बताया गया क्या ये उसमें से एक राज शासक था तो इसमें से किस क्षेत्र का था और किस क्षेत्र का नहीं, वहाँ से आप इसका उत्तर और चेक कर सकते हो। और जो भी यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं आप इनको देखना और अपने उत्तर तैयार कर सकते हो। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यह वीडियो स्टडी बेस जो स्टूडेंट 7th क्लास के उनके भी लिए फ़ायदेमंद है, जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो हरियाणा में हो, राजस्थान में हो या किसी भी भारत के किसी भी राज्य में हो, उन सभी के लिए वीडियो हार्मफुल यानी फ़ायदे का है। और इस वीडियो से आपको इसकी PDF के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल है GK क्लासेस बाय महेश से इस लेसन की PDF आपको वहां से आपको इसी लेसन की PDF मिल जाएगी। आप उस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय